गुज़िश्ता 50 साल के दौरान बांग्लादेश की फ़ौज ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। 1971 के बाद होना तो ये चाहिए था कि बांग्लादेश के पास एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है और उसके लिए काम किया जाता, लेकिन उसका उल्टा हो गया। मुजीबुर रहमान साहब ने आते ही क्या किया कि बहुत सारे जो सीनियर मिलिट्री के लोग थे उनको डिमोट किया गया, उनको छोटी छोटी पोस्टों पे लगाया गया और बहुत सारे लोगों को फारिग कर दिया गया मिलिट्री से। इसकी वजह से हुआ ये कि फ़ौज बांग्लादेश की अंदर से कमज़ोर हो गई और फ़ौज की वो फंडिंग भी ग्रेजुअली डिक्रीज़ करते चले गए। उनका गालबन ज़्यादातर जो फोकस नज़र आ रहा था वो मिलिट्री की बजाय एक नई उन्होंने फ़ोर्स कायम की थी जिसका नाम था रक्सी बाहिनी। तो वो गालबन उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करने के चक्कर में थे और रक्सी बाहिनी का जो प्राइमरी काम था वो जंग लड़ना नहीं था। रक्सी बाहिनी तो मुल्क के अंदर ज़्यादातर जैसे पुलिस का काम होता है ना, इसके लिए उन्होंने क्रिएट की हुई थी। अच्छा, रक्सी बाहिनी के अंदर लेकिन प्रॉब्लम ये था कि इसके अंदर ज़्यादातर अवामी लीग के ही लोग थे, यानी शेख मुजीब साहब के जो लॉयलिस्ट थे वही इसके अंदर थे। तो एट द एंड होता यह है कि आखिर में ये फोर्स कोई नेशनल फोर्स कम लगने लगी, अवामी लीग का एक जत्था ज़्यादा, मिलिटेंट जत्था ज़्यादा ये महसूस होने लगी। इसी तरह की पॉलिसीज़ आपको शेख हसीना की भी नज़र आती हैं। उन्होंने भी कॉपी करने की गालबन कोशिश की है। रफ फोर्स को भी उन्होंने रक्सी बाहिनी की तरह ही इस्तेमाल किया अपने दौर के अंदर। तो बांग्लादेश के अंदर ये जो फ़ौज की फंडिंग कम करना, कमज़ोर फ़ौज करना, ये सारी पॉलिसीज़ जो थी शेख मुजीबुर रहमान साहब की, इन्होंने फिर एक मिलिट्री बगावत को जन्म दिया जिसके नतीजे में वो 1975 के अंदर गालबन कत्ल भी हो गए। इंडिया टुडे इंडियन न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने इस साल जनवरी में लिखा था, अभी शेख हसीना पावर में थी। इन्होंने लिखा कि हाउ बांग्लादेश मिलिट्री कैरिड पाकिस्तान शेडो इवन आफ्टर लिबरेशन। अब इसमें वो कहते हैं कि the majority of high ranking officers, most of whom repatriated from West Pakistan, were demoted and found themselves doing menial jobs after the liberation war. The Bangladesh army was divided into factions which made it internally weak. ये भी बहुत बड़ी गलती थी मैं समझता हूँ। एक फौज जिसके अंदर यूनिटी थी, जिसके अंदर मोराल जिसका हाई था, उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां की गई, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, फ्रैक्शंस उसके बांट दिए गए और इफेक्टिवली इसकी जो फोर्स थी उसको बहुत ही कुचल के रख दिया गया। इसकी जगह पे क्या हुआ, देखिए इंडियन न्यूज आउटलेट है, वो हिस्ट्री बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि दी मिलिट्री फंडिंग एंड असिस्टेंस टू ऑफिसर्स वर curtailed अंडर शेख मुजीबुर रहमान's regime as he focused on a paramilitia force styled as Raksi Bahini. This force focused on the restoration of law and order, like preventing black marketing of arms. However, it served more like a personal militia for the ruling government, which gave it unimpeded access through an ordinance in 1972. The situation further deteriorated when the state of emergency was proclaimed in December 1974 and all basic rights were suspended. अब उसके बाद जब मिलिट्री कू हुआ और उसके बाद डिस्टेबलाइजेशन मजीद बांग्लादेश के अंदर नजर आई, तो मैं हमेशा कहता हूँ ज़िया रहमान का जो मार्शल लॉ था वो बड़ा ज़रूरी था। ज़िया रहमान के मार्शल लॉ ने यूँ समझे कि एक गाड़ी जा रही हो और अचानक से वो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाए, इधर से उधर जा रही हो, तो बांग्लादेश की सूरत हाल कुछ ऐसी बन गई थी। उसके बाद लेकिन ज़िया रहमान साहब जब ड्राइविंग सीट पे आए बांग्लादेश के अंदर तो कुछ स्टेबिलिटी आपको नज़र आती है। वो जो इतने सालों की 3-4 सालों से मुसलसल एक अफरा तफरी, केओस, एक के बाद एक मिलिट्री कू हो रहा था, इस सब को उन्होंने इफेक्टिवली कंट्रोल किया। अच्छा, उसके बाद से लेकर ग्रेजुअली बांग्लादेश की जो फोर्स है उन्होंने मोमेंटम हासिल करने की कोशिश की, लेकिन फिर शेख हसीना के दौर में एक मरतबा फिर से इनके ऊपर ब्रेक्स लगना शुरू हो गए और आखिर में उनके इक़्तिदार के आखिरी दिनों में अगेन ये होता हुआ हमें नज़र आया कि बांग्लादेश की फोर्स को बस एक सिम्बॉलिकल फोर्स बनाने की तैयारियां की जा रही थी और इसको इंडिया के अंडर कंट्रोल लगाने की, मुकम्मल तौर पर ऑफिशियली इंडिया के अंडर कंट्रोल लगाने की कोशिशें की जा रही थी और इंडिया से एक मिलिट्री क्रेडिट लाइन भी दिलवाई गई, जिसका मकसद असल में यह था कि चाइना से बांग्लादेश की मिलिट्री का जो हथियार खरीदने का जो पैटर्न था वो डाइवर्ट करके चाइना से तो इंडिया की तरफ मुंतकिल करना था। और इसके अंदर शेख हसीना का ये जो रिसेंट टर्म शुरू हुआ था इसके अंदर तेजी आ गई और इसके अंदर पहली मरतबा हमने ये देखा कि बांग्लादेश की एयरफोर्स इंडिया के मिलिट्री एक्सरसाइजेज के अंदर शामिल होने जा रही थी। यूरेशियन न्यूज़ की 1 अगस्त की खबर देखिए
कि हिस्टोरिक फर्स्ट, बांग्लादेश एयर फोर्स टू ऑपरेट फ्रॉम इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग इंडियन एयर फोर्सेज तरंग शक्ति एक्सरसाइज। ये पहली बार हो रहा था 71 के बाद। और मजीद इन्होंने कहा कि मोर देन 4 decades आफ्टर इट्स क्रिएशन बांग्लादेश मिलिट्री एयरक्राफ्ट विल रोर ओवर द स्काईज ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द एक्सरसाइज तरंग शक्ति पावर ऑफ वेव्स। द बांग्लादेश एयर फोर्स विल पार्टिसिपेट विद इट्स फाइटर जेट्स अलॉन्ग विद अदर वेस्टर्न एयर फोर्सेस। तो ये चीजें क्लियरली जाहिर कर रही थी कि एक मूवमेंट हमें नजर आई थी मिलिट्री सर्कल्स के अंदर। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो मिलिट्री टाइज हैं वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक जा पहुंचे थे मोदी के 3rd टर्म में, और शेख हसीना ये जो दोबारा जीत के आई थी तो उसमें। इसके अलावा वो जो डिफेंस की क्रेडिट लाइन इतने अरसे तक ऐसे ही पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसके अंदर भी हमने देखा पिछले 1-2 साल के अंदर बांग्लादेश ने कुछ ऑर्डर्स भी इंडिया को देना शुरू कर दिए थे। तो ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर रही थी अवामी लीग की फ्यूचर की पॉलिसी को कि वो बांग्लादेश की मिलिट्री को डाइवर्ट करना चाह रहे थे असल में इंडिया की तरफ, और वो चाह रहे थे एक ऐसी मिलिट्री हो जो कि इंडिया डिपेंडेंट मिलिट्री हो। बांग्लादेश की मिलिट्री ने, आई हैव टू से, बड़ी मुश्किल से अपना मकाम बनाया है। उनके ऊपर इतने ज्यादा पॉलिटिकल असॉल्ट हुए हैं, पॉलिटिकल अटैक्स हुए हैं कि उनको इंडिया के अंडर में देने की और इंडिया की बी टीम बनाने की कोशिशें पास्ट में भी की गई। अवामी लीग की सरकार जब भी आई है ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश की मिलिट्री ज्यादा आपको वीक होती हुई नजर आ रही है, और इस मरतबा भी ऐसा हुआ था। यानी उनके एक्सपर्ट अगर कोई चीज़ कहते थे कि हमने फला प्रोडक्ट्स लेनी है फला मुल्कों से, तो उसके ऊपर पॉलिटिकल जो डिसीजंस होते थे वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे होते थे। अब अगर ये डिज़ाइन से सारी इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते अवामी लीग वाले, तो मेरे ख्याल से ये बहुत डेंजरस होता बांग्लादेशी मिलिट्री के लिए, और उनकी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ सकती थी। यानी इंडिया डिपेंडेंट बांग्लादेश मिलिट्री शायद किसी काम की ना रहती बांग्लादेश के लिए, क्योंकि उस सूरत हाल में मिलिट्री का फिर कोई सच काम नहीं रहता। मतलब आप किसके लिए ये सारा डिफेंस का सिस्टम किसके लिए बना रहे होते। आप एक आइडिया लगाइए कि आपको सबसे ज्यादा थ्रेट उस मुल्क से है जो कि 3 तरफ से आपको घेरे हुए, यानी 3 तरफ से उसका बॉर्डर आपके साथ लगता है, और अगर आप उन्हीं के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में चले जाएं तो फिर इस मिलिट्री का फायदा क्या होता। वो मिलिट्री किसके लिए होती फिर, जिसके हथियार भी अगर इंडिया से आ रहे होते, जिसका सारा कुछ इंडिया से ही डिपेंड कर रहा होता, तो ऑब्वियसली वो मिलिट्री इंडिया के अगेंस्ट इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहती। यानी अगर इंडियन एग्रेशन होता तो वो मिलिट्री शायद उतना बेहतर तरीके से रेजिस्ट ना कर पाती। लेकिन अब सूरत हाल वहां पर तब्दील हो चुकी है बांग्लादेश के अंदर, और इस नई सूरत हाल में एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि एक मेजर शिफ्ट बांग्लादेश के डिफेंस सेक्टर के अंदर नियर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश की मिलिट्री मजीद एक पावरफुल फोर्स के तौर पर इमर्ज होगी रीजन के अंदर।